नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम प्रक्षेपण यान या लॉन्च व्हीकल्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा यान जो कि किसी कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट या किसी अंतरिक्ष मिशन या स्पेस मिशन को अंतरिक्ष में किसी विशेष ऑर्बिट में स्थापित कर दे, उस यान को ही या उस व्हीकल को ही प्रक्षेपण यान या लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। और प्रक्षेपण यान बहुत ही उन्नत तकनीक पर आधारित यान या व्हीकल्स होते हैं और इनमें आंतरिक दहन रॉकेट इंजन का प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में विस्तार से चर्चा हमने पिछले लेक्चर में की थी। भारत में कई वर्षों की मेहनत से भारत में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऐसे प्रक्षेपण यान हैं जो कि लगभग औसत रूप से 2000 से 4000 किलोग्राम के सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षाओं में स्थापित कर सकते हैं। और भारत में इन प्रक्षेपण यानों का विकास एक चरणबद्ध तरीके से हुआ है। शुरुआत में हमारे देश में शुरुआत में रॉकेट टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमने नाइक एपोस, जो कि क्या था, एक साउंडिंग रॉकेट था, तो नाइक एपोस जो कि एक साउंडिंग रॉकेट था, इसको अमेरिका से लिया था, और नाइक एपोस जिसको अमेरिका से लिया था, इस पर अनुसंधान किया गया और उसी अनुसंधान के परिणाम स्वरूप भारत में पहले SLV को विकसित किया गया, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि 40 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित कर सकता था। अब 40 किलोग्राम का सैटेलाइट में हम बहुत ही कम उपकरणों को फिट कर सकते हैं, इसीलिए ये जो SLV था, इसमें 2 बूस्टर और जोड़े गए और 2 बूस्टर जोड़ने से इसकी जो है शक्ति में और वृद्धि हुई। जो ASLV था, ये 150 किलोग्राम के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित कर सकता था। इसके बाद में हमारी टेक्नोलॉजी जो तीसरे चरण की जो यान था, वो कौन सा हो जाएगा, PSLV। तो PSLV भारत में विकसित तृतीय पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है, जिसमें कई सारे बूस्टर्स इस्तेमाल किए गए हैं। साथ ही साथ यह एक ऐसा प्रक्षेपण यान था जिसमें ठोस एवं द्रव दोनों स्टेजेस या दोनों चरणों का प्रयोग किया गया। अर्थात PSLV में जो है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट, इस तरीके से आपको जो है सॉलिड एवं लिक्विड स्टेट का क्या मिलेगा, कॉम्बिनेशन मिलेगा। साथ ही साथ PSLV जो है 2000 से 4000 किलोग्राम तक के वजन वाले सैटेलाइट को पृथ्वी की विशेष कक्षाओं में स्थापित कर सकता है। इसके कई वेरिएंट्स भी हैं जो कि अलग अलग पेलोड वाले सैटेलाइट को ऑर्बिट में जो है प्रक्षेपित कर सकते हैं। उनके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। फिर विकास हुआ GSLV का, जियो स्टेशनरी जो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए GSLV का विकास किया गया था। और GSLV मार्क सेकेंड ऐसा लॉन्च व्हीकल है जिसमें क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। इसमें GSLV मार्क सेकेंड में पहले रशियन क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता था, फिर भारत ने खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाया। तो वर्तमान समय में GSLV सेकेंड और GSLV मार्क 3, जिसको बाहुबली भी कहा जाता है, इसमें भारतीय विकसित क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। अब इन सभी लॉन्च व्हीकल्स की विशेषताएं क्या होती हैं, इनमें कितने चरण होते हैं, कौन से चरण में किस प्रकार का ईंधन प्रयोग में लाया जाता है, इनसे कौन से विशेष उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं, इन सब के बारे में हम जो है अब डिटेल से समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा या उपग्रह प्रक्षेपण यान हो जाएगा। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या उपग्रह प्रक्षेपण यान भारत द्वारा विकसित प्रथम पीढ़ी का क्या है, यान है। तो SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित प्रथम पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान है। इसका विकास इसरो के द्वारा किया गया है और इसमें जो चरण है, इसके कितने चरण हैं, 4 चरण हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो ये यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा, 1 चरण हो जाएगा, ये इसका दूसरा चरण हो जाएगा, ये इसका तीसरा चरण हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, चतुर्थ चरण हो जाएगा। और यहां पर क्या रखा जाता है, पेलोड रखा जाता है, पेलोड, या हम एक तरीके से देखें जो सैटेलाइट है वो यहां पर रखा जाता है सबसे ऊपर में।
तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या SLV भारत द्वारा विकसित प्रथम पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है, जिसका विकास इसरो के द्वारा किया गया है और इसमें 4 चरण होते हैं और इसके चारों के 4 जो चरण होते हैं वो ठोस होते हैं, अर्थात इसमें ठोस प्रणोदक HTPB का प्रयोग किया जाता है। राइट, तो इसके चारों की चारों स्टेज क्या होती हैं? सॉलिड स्टेज होती हैं। इसके चारों चरण ठोस होते हैं जिसमें HTPB का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसकी जो प्रक्षेपण क्षमता है वो कितनी हो जाएगी? 400 किलोमीटर, अर्थात कौन सी ऑर्बिट हो जाएगी? लो अर्थ ऑर्बिट हो जाएगी। तो जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है या SLV है, ये 40 किलोग्राम के पेलोड को या 40 किलोग्राम के सैटेलाइट को पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित करने में सक्षम था। और इसका जो कार्यकाल है वो 1979 से 1983 के बीच में माना जाता है, अर्थात इसकी जो पहली सफल उड़ान थी वो 1979 में थी और इसकी अंतिम जो उड़ान थी वो 1983 में थी। राइट, और इसके द्वारा जो नोटेबल पेलोड थे वो कौन से थे? रोहिणी सीरीज के सैटेलाइट को इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसमें से हर एक पॉइंट जो है एग्जाम में MCQs में पूछा जा सकता है कि जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसकी पेलोड क्षमता कितनी थी? तो इसकी पेलोड क्षमता थी 40 किलोग्राम की। इसकी प्रक्षेपण क्षमता अर्थात यह 400 किलोमीटर या लो अर्थ ऑर्बिट में जो है उपग्रह को लॉन्च कर सकता था या प्रक्षेपित कर सकता था। राइट, तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारत में इसरो द्वारा विकसित प्रथम पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है, जिसके द्वारा 40 किलोग्राम के पेलोड को या सैटेलाइट को पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसमें 4 चरण थे, चारों में ठोस ईंधन अर्थात HTPB का इस्तेमाल किया गया था और इसके द्वारा रोहिणी सीरीज के सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था और इसका कार्यकाल 1979 से 1983 के बीच में था। राइट, जो SLV है यह भारत का पहला क्या है? प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है। जो SLV है एवं ASLV है, इनको विकसित करने का जो उद्देश्य था वो केवल और केवल प्रयोग ही था। राइट, तो यह जो SLV है भारत का पहला प्रायोगिक क्या है? उपग्रह प्रक्षेपण यान है। जो SLV की पहली जो उड़ान थी, अगर आप देखें तो SLV फर्स्ट, जो SLV फर्स्ट था, राइट, SLV फर्स्ट की जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो वह असफल रहे। SLV सेकेंड 2 का लॉन्च हुआ, वो भी क्या हुआ? असफल रहा। भारत की जो SLV थर्ड था उसकी उड़ान सफल हुई थी और वो कब हुई थी? 10 अगस्त 1979 को। तो ये डेट वो डेट है जब भारत ने अपने देश में निर्मित या भारत द्वारा स्वविकसित जो प्रक्षेपण यान था उसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। तो 10 अगस्त 1979 को, राइट, तो 10 अगस्त 1979, तो 10 अगस्त 1979 को SLV-3 के द्वारा जो है जो था सैटेलाइट को छोड़ा गया था और इस तरीके से SLV-3 को आंशिक रूप से यहां पर सफलता मिली थी। तो भारत में 10 अगस्त 1979 को SLV-3 के द्वारा जो था सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था और यह भारत के द्वारा विकसित किसी प्रक्षेपण यान की पहली क्या थी? सफल उड़ान थी। इसके बाद में 18 जुलाई 1980 को SLV-3 की दूसरी उड़ान जो है पूर्णतः क्या हुई थी? सफल हुई थी, जिसके तहत रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया था। क्लियर? तो 10 अगस्त 1979 को सैटेलाइट लॉन्च तो हो गया था लेकिन वो अपनी ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाया था। 18 जुलाई 1980 को पूरी तरीके से जो है सैटेलाइट को अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया गया था और यह SLV-3 के द्वारा किया गया था। और जैसे ही हमने SLV-3 के द्वारा रोहिणी उपग्रह को उसकी ऑर्बिट में स्थापित किया, भारत दुनिया का 6वां ऐसा देश बन गया जिसके पास में स्वयं की तकनीक द्वारा विकसित सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। तो भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, चीन, राइट, तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, चीन, इन 5 देशों के बाद में भारत 6वां ऐसा देश था जिसके पास में खुद का लॉन्च व्हीकल था। साथ ही साथ
पहली उड़ान 10 अगस्त 1979 को, और SLV-3 की जो अंतिम उड़ान थी वो थी 17 अप्रैल 1983। तो 17 अप्रैल 1983 को SLV की जो चतुर्थ उड़ान थी यही इसकी अंतिम उड़ान थी। तो चौथी बार SLV-3 को 17 अप्रैल 1983 को छोड़ा गया था, और इसके द्वारा रोहिणी RS-D2 को क्या किया गया था, अपनी कक्षा में स्थापित किया गया था, और यह है SLV-3 की क्या थी, अंतिम उड़ान थी। तो ये डेट भी याद रहे, SLV-3 की अंतिम और चतुर्थ उड़ान हुई थी 17 अप्रैल 1983 को, जिसके द्वारा रोहिणी RS-D2 को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित किया गया था। फिर उसके बाद में आया ESLV। अब हमने देखा था कि SLV भारत का पहला सफलतापूर्वक क्या था, लॉन्च व्हीकल था, परंतु इसकी पेलोड कैपेसिटी बहुत ही कम थी। यह केवल और केवल 40 किलोग्राम के सैटेलाइट को ही ऑर्बिट में स्थापित कर सकता था, और 40 किलोग्राम का जो सैटेलाइट है उसका वजन बहुत कम हो सकता है, उसमें हम विभिन्न प्रकार के उपकरणों को फिट ही नहीं कर सकते हैं, राइट। इसीलिए इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए इसमें 2 अतिरिक्त बूस्टर और लगाए गए, राइट। ये क्या हो जाएगा, बूस्टर हो जाएगा। बूस्टर का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले जैसे ही रॉकेट लॉन्च होगा, राइट, तो लॉन्च होगा तो सबसे पहले ये जो स्टेज है यहां से क्या होगा, गैसें निकलेंगी, और इन गैसों के निष्कासन से ही रॉकेट क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा। मतलब ये इसकी पहली स्टेज हो जाएगी। पहले जो है बूस्टर फर्स्ट और बूस्टर सेकेंड, इनका ईंधन खर्च होगा, तो ये दोनों के दोनों बूस्टर आगे जाकर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और आगे जाकर ये अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है लॉन्च व्हीकल आगे बढ़ेगा। फिर इसकी एक स्टेज और अलग हो जाएगी, तो ये 3 स्टेज का जो है बचेगा, राइट। फिर एक और स्टेज हो जाएगी, और अंतिम में जाकर जो सैटेलाइट है उसको ये अपनी कक्षा में क्या कर देगा, स्थापित कर देगा, राइट। तो इस तरीके से जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था जिसमें 4 चरण थे, उसमें एक चरण और जोड़ दिया गया, और इसका जो 5वां चरण था उसमें 2 बूस्टर और लगा दिए गए, राइट। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, संवर्धित कहा जाता है। ये कोई नई तकनीक नहीं थी। जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था SLV, राइट, तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में ही 2 अतिरिक्त बूस्टर जोड़ दिए गए, इसीलिए इसको ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ASLV कहा जाता है। और ASLV में 2 बूस्टर के जुड़ने से इसमें चरण कितने हो गए, 5 चरण हो गए। इसके पहले चरण में ये दोनों बूस्टर थे, सबसे पहले ये दोनों बूस्टर अलग होंगे, फिर जो फर्स्ट स्टेज अलग होगी, सेकेंड स्टेज अलग होगी, थर्ड स्टेज अलग होगी, और ये जो हो जाएगी ये 4th स्टेज, और फिर क्या हो जाएगी, 5th स्टेज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हो जाएगी पहली स्टेज, दूसरी, तीसरी, चौथी, और ये हो जाएगी यहाँ पर से लेकर यहाँ तक जो है 5वीं स्टेज हो जाएगी। तो ASLV में 5 स्टेजेस थी, या ASLV में 5 चरण थे, और 5 के 5 जो चरण थे वो ठोस चरण थे, और इन 5 चरणों में ठोस HTPV का प्रयोग प्रणोदक के रूप में किया गया था। इसका विकास भी इसरो के द्वारा किया गया है, और यह भारत में द्वितीय पीढ़ी का प्रक्षेपण यान माना जाता है। इसका कार्यकाल 1987 से 1994 के बीच में माना जाता है। साथ ही साथ इसने जो है विस्तारित रोहिणी सीरीज एवं SROS सीरीज के जो है सैटेलाइट को लॉन्च किया था। तो जैसा कि हमने देखा कि यह SLV का ही क्या संवर्धित उड़ान है। इसके अंतर्गत 4 जो थी विकासात्मक उड़ानें आयोजित की गई थी, अर्थात इससे 4 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, जिसमें से जो पहली 2 उड़ानें थी वो असफल हुई थी, और अंतिम जो 2 उड़ानें थी वो सफल हुई थी, राइट। तो इसकी जो पहली उड़ान थी वो 24 मार्च 1987 को ASLV-D1 असफल हुई थी। फिर 1989 को दूसरी ये भी असफल रही थी। तो जो असफल उड़ानें आप उनकी डेट याद भले ही ना रखें, तो ये पहली उड़ान थी, इसलिए ये आप याद कर लें 24 मार्च 1987, यहीं से इसका कार्यकाल शुरू होता है, राइट। तो 24 मार्च 1987 को इसकी पहली उड़ान थी, या पहला लॉन्च था जो कि अनसक्सेसफुल था। फिर 20 मई 1992 को पहली बार इसकी सफल उड़ान हुई थी, जिसके द्वारा SROSS-C1 जो था सैटेलाइट ये लॉन्च किया गया था। इसकी 13 जुलाई 1989 को जो थी चौथी उड़ान थी, जिससे
SROSS जो विस्तारित रोहिणी सीरीज के सैटेलाइट थे उनको लॉन्च किया गया था। क्लियर? तो SROS-C2 को 1989 में इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। अब आ जाता है तीसरी पीढ़ी का यान या पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सबसे पहली चीज तो ये है, इसका नाम PSLV क्यों है? तो यह वजनी उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षा में प्रक्षेपित करने में सक्षम होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। यहां पर पोलर हो जाएगा, राइट? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या PSLV भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे विश्वसनीय, सबसे रिलायबल लॉन्च व्हीकल माना जाता है। और जो PSLV है, PSLV भारत का तीसरी पीढ़ी का क्या है? प्रक्षेपण यान है। तो PSLV भारत का तीसरी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है जिसका विकास इसरो के द्वारा किया गया है। और इसमें जो स्टेजेस हैं वो कितने हैं? इसमें 4 चरण होते हैं, राइट? और इसमें जो चारों के 4 चरण हैं वो ठोस नहीं होते। PSLV के 2 जो चरण होते हैं वो क्या होते हैं? ठोस होते हैं। और 2 चरण क्या होते हैं? द्रव होते हैं। अर्थात अगर आप देखें तो यहां पर जो है पहले जो स्टेज हो जाएगी, ये स्टेज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? सॉलिड हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी? ये लिक्विड हो जाएगी। फिर ये क्या हो जाएगी? सॉलिड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? लिक्विड हो जाएगी। और इसमें यहां पर क्या रखा हुआ है? सैटेलाइट रखा हुआ है जिसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है। तो PSLV भारत का तृतीय पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है जिसमें 4 स्टेजेस होती हैं और ये चारों की 4 स्टेज ठोस नहीं है। PSLV की 4 स्टेज में से पहली और तीसरी, ये एग्जाम में याद रखें, तो PSLV की 4 स्टेज है या 4 चरण है जिसमें से पहली और तीसरी क्या है? ठोस स्टेज है या सॉलिड स्टेज है। अर्थात पहले चरण में HTPB और तीसरे चरण में भी ठोस HTPB का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, राइट? इसके दूसरे और चतुर्थ चरण में द्रव ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो इसके दूसरे चरण में द्रव, राइट, अनसिमेट्रिकल डाइल मिथाइल हाइड्रोजाइन प्लस का नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O2 ऑक्सीडाइजर के रूप में, तो ये इसकी जो है दूसरा चरण हो जाएगा। और चतुर्थ चरण में मोनोमिथाइल हाइड्रोजाइन और MON का जो है प्रयोग किया जाता है। अब इनके बारे में जो ईंधन की जो जितनी भी स्टेजेस हैं इनको हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो इसमें 4 चरण होते हैं। पहला और तीसरा ठोस होता है जिसमें HTPB का प्रयोग किया जाता है। दूसरा और चौथा क्या होता है? द्रव या लिक्विड फ्यूल या द्रव स्टेज होती है जिसमें दूसरे चरण में UDMH प्लस का N2O2 O4 और चतुर्थ में MMH MON का प्रयोग किया जाता है। जो PSLV है, PSLV का विकास भारी उपग्रहों को, राइट, तो भारी या वजनी सैटेलाइट को ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करने के लिए PSLV को विकसित किया गया था। वर्तमान समय तक PSLV की लगभग 53 लॉन्चिंग हो चुकी हैं या PSLV 53 बार PSLV को 53 बार लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें से केवल 2 बार यह सैटेलाइट्स को अपनी कक्षा में स्थापित नहीं कर पाया। बाकी की इसकी जो है उड़ानें सफल रही हैं। तो PSLV की अभी तक 53 लॉन्चिंग हो चुकी हैं जिसमें से केवल 2 असफल रही हैं। इसीलिए PSLV को दुनिया का, भारत का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे रिलायबल, सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल माना जाता है। तो दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे अधिक विश्वसनीय और सबसे अधिक जो प्रचलित प्रक्षेपण यान है वो PSLV ही है, राइट? इसीलिए PSLV को वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी कहा जाता है। जो PSLV है इसका विकास इसरो के द्वारा किया गया है और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में इसको विकसित किया गया है। जो PSLV की जो लेटेस्ट उड़ान है वो 28 फरवरी 2021 में हुई थी, जिसके द्वारा PSLV की C51 जो उड़ान थी इसके द्वारा अमेजोनिया जो था सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। अब जो PSLV है, PSLV के कई सारे संस्करण हैं, कई सारे वेरिएंट्स हैं। तो PSLV के जो वेरिएंट्स हैं उन पर हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? PSLV-G। PSLV-G का मतलब क्या होता है? जेनरिक। तो PSLV-G PSLV का स्टैंडर्ड संस्करण है या यही क्या है? इसका स्टैंडर्ड
वेरिएंट है। तो PSLV का स्टैंडर्ड संस्करण है जिसके बारे में हमने ये समझा था। तो PSLV का जो स्टैंडर्ड संस्करण हो जाएगा PSLV-G, जिसमें 4 चरण होते हैं। पहला और तीसरा चरण क्या होता है? ठोस होता है, ठोस HTPB। दूसरा चरण में द्रव UDMH प्लस का N2O4 का। चतुर्थ में MMH और MON, इन द्रव ईंधनों का प्रयोग किया जाता है, राइट। अब इसमें 6 स्ट्रैप्स ऑन बूस्टर्स भी क्या होते हैं? लगे हुए होते हैं। तो इसमें कितने बूस्टर्स लगे हैं? 6 बूस्टर्स लगे हुए हैं। अगर आप ये देखेंगे, ये क्या होते हैं, जिनमें जैसे ही इनका ईंधन खपत होता है, ये क्या होते हैं? निकल जाते हैं। तो इनमें 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगे होते हैं और यह 1650 के पेलोड को, राइट, यह 1650 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित करने में क्या है? सक्षम है। ध्यान रखना, यहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट नहीं है। कौन सी ऑर्बिट है? सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में। तो यह 1650 किलोग्राम के सैटेलाइट को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित कर सकता है। और PSLV-C क्या हो जाएगी? 35 हो जाएगी। तो PSLV-C 35 इसकी आखिरी उड़ान थी या आखिरी लॉन्च था, जो कि 16 सितंबर 2016 को किया गया था। तो PSLV-C 35 PSLV-G का जो कि स्टैंडर्ड वर्जन है, इसकी आखिरी उड़ान हुई थी 26 सितंबर 2016 को। अब उसके बाद में आता है PSLV-CA। CA का मतलब क्या हुआ? कोर अलोन। तो यहां से MCQs बन सकता है कि PSLV का वह कौन सा संस्करण है जिसमें बूस्टर्स नहीं लगे हुए होते हैं, तो वो यही है। तो PSLV कोर अलोन का मतलब ही क्या होता है कि इसमें बूस्टर्स नहीं है, कोर अलोन, नो बूस्टर्स। तो PSLV-CA PSLV का वह संस्करण है जिसमें जो 6 स्ट्रोक्स एंड बूस्टर्स होते हैं ये नहीं होते हैं, अर्थात PSLV-CA में बूस्टर्स को हटा लिए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहता है? कोर अलोन किया जाता है। इसका जो पहला चरण होता है वो बहुत ही शक्तिशाली रखा जाता है और यह है 1100 किलोग्राम, राइट। तो 1100 किलोग्राम के पेलोड को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा PSLV-XL। X का मतलब क्या हुआ? एक्स्ट्रा, और L का मतलब क्या हुआ? लार्ज। तो PSLV-XL या एक्स्ट्रा लार्ज PSV का सबसे महत्वपूर्ण जो है संस्करण हो जाएगा। तो ये सबसे अधिक जो है शक्तिशाली वेरिएंट है। तो स्टैंडर्ड वर्जन की अपेक्षा जो PSLV-XL है, ये सबसे शक्तिशाली इसका वेरिएंट माना जाता है, जिसमें 6 स्ट्रैप ऑन क्या होता है? बूस्टर्स लगे होते हैं। तो PSLV-XL में 6 बूस्टर्स लगे हुए होते हैं। साथ ही साथ यह 1750 किलोग्राम के पेलोड को 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित कर सकता है। मैं फिर बता रहा हूं, यहां पर कक्षा को ध्यान देना, क्योंकि अगर आप लो अर्थ ऑर्बिट की बात करेंगे तो लो अर्थ ऑर्बिट में तो PSLV 2000 से लेकर 4000 किलोग्राम तक के वजनी सैटेलाइट को आसानी से लॉन्च कर सकता है। तो यह है 1750 किलोग्राम के पेलोड को जो सूर्य तुल्यकालिक कक्षा है उसमें आसानी से क्या कर सकता है? स्थापित कर सकता है। जो PSLV-C11 थी, PSLV-C11 इसकी पहली उड़ान थी, जिसके द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को जो था चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? PSLV-C11 के द्वारा। तो PSLV-C11 के द्वारा चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था, राइट, 22 अक्टूबर 2008 को। एक चीज मैं बता देता हूं कि यहां पर जो C11 इसका मतलब क्या है? ये कमर्शियल इसकी जो फ्लाइट है वो नंबर कौन सा हो जाएगा? 11। अब जैसे आपने लिखा हुआ कई बार GSLV TD लिखा रहता है, राइट। TD का मतलब क्या हुआ? टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये मतलब टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या है कि इसकी तकनीक को ही हम क्या कर रहे हैं? जांच कर रहे हैं। तो जो GSLV TD मतलब तकनीकी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा। C का मतलब क्या हो जाता है? कमर्शियल। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कोई भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाता है
राइट। सबसे पहले उसके जो है चरण बाई चरण क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, राइट। जैसे ये 3 चरण का बचेगा यहाँ पर, फिर ये 2 ही चरण का बचेगा, राइट, फिर ये 1 ही चरण का बचेगा, और अंत में जाकर ये सैटेलाइट को यहाँ पर लॉन्च कर देगा, और इसके जो जितने भी पार्ट्स हैं वो अलग अलग स्टेजेस हैं, वो महासागर में जाकर क्या होते हैं, गिर जाते हैं। अर्थात ये जो फ्लाइट है, ये जो पूरा पूरा व्हीकल है, हमारे कोई काम का नहीं होता है। हमारे पास में टेक्नोलॉजी होती है, उसी टेक्नोलॉजी से हम फिर से लॉन्च व्हीकल बनाते हैं, और उसमें फिर यहाँ पर उसके सबसे ऊपर सैटेलाइट को रखते हैं और फिर उसको प्रक्षेपित कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये फ्लाइट संख्या लिखी जाती है। तो C-11 के द्वारा चंद्रयान फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 को PSLV XL के माध्यम से ही लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ PSLV XL के द्वारा ही मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया था। तो PSLV C-25 के द्वारा मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया था। अब अगला जो है वेरिएंट हो जाएगा PSLV DL। तो देखिए PSLV DL जो है, इसमें 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगे होते हैं। तो PSLV DL में 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगे हुए होते हैं, राइट। और इसकी जो पहली उड़ान थी वो थी PSLV C-44। तो PSLV C-44 PSLV DL की पहली उड़ान थी। तो PSLV DL का जो पहला लॉन्च है वो है PSLV C-44, और इसके माध्यम से माइक्रोसैट R या कलामसैट V2 को लॉन्च किया गया था 2019 को। तो 24 जनवरी 2019 को PSLV DL की PSLV C-44 फ्लाइट के द्वारा माइक्रोसैट R और कलामसैट V2 को प्रक्षेपित किया गया था। इसमें केवल और केवल 2 स्टेप ऑन बूस्टर्स होते हैं PSLV DL में, जिसमें एक भी बूस्टर नहीं होता है, वो हो जाएगा कोर अलोन, राइट। तो जेनरिक जो वर्जन है PSLV स्टैंडर्ड जो वर्जन है उसमें 6 बूस्टर लगे हुए होते हैं, कोर अलोन में एक भी बूस्टर नहीं होता है, XL में 6 बूस्टर लगे हुए होते हैं, सबसे शक्तिशाली होता है, और DL में 2 केवल स्ट्रेप्स ऑन बूस्टर लगे हुए होते हैं। फिर क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या हो गया, 4 स्ट्रेप बूस्टर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा डुअल। तो डुअल में 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर लगे हुए होते हैं, PSLV क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो यहाँ पर PSLV QL में 4 स्ट्रैप बूस्टर्स लगे हुए होते हैं, और इसकी जो पहली उड़ान थी वो थी C-45। तो PSLV QL के द्वारा 1 अप्रैल 2019 को PSLV C-45 फ्लाइट के द्वारा जो है सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। फिर हो जाएगा PSLV 3 स्टेज। आप समझिए PSLV में कितनी स्टेज होती हैं, 4, 2 सॉलिड 2 लिक्विड, पहली और तीसरी ठोस, दूसरी और चौथी लिक्विड। अब PSLV जो है 3S मतलब क्या हो जाएगा, 3 स्टेज, अर्थात इसकी जो है दूसरी स्टेज को इसमें से हटा दिया जाएगा। तो PSLV 3S मतलब क्या हो जाएगा, 3 स्टेज हो जाएगा, और ये 3 स्टेज जो है इसरो के द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसमें भी क्या होंगे, 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर लगे हुए होंगे। साथ ही साथ इसका जो दूसरा है, राइट, दूसरा जो स्टेज है जो कि लिक्विड स्टेज है, उसको क्या किया गया है, इसमें हटा लिया जाएगा। अगर दूसरा चरण हटा लिया जाएगा तो कितनी स्टेज बचेंगे, केवल 3। तो इस तरीके से हमने PSLV के 6 वेरिएंट्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। अब आते हैं, हम बात करते हैं GSLV मार्क फर्स्ट की। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो जियोसिंक्रोनस, राइट, जियोसिंक्रोनस, अब देखिए जितना अगर हम किसी भी सैटेलाइट को जो है भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित करेंगे तो हमको उतना ही ज़्यादा जो है फायदा मिलेगा। और भारत में पहले भूतुल्यकालिक कक्षा जो है, जो कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है, उसमें सैटेलाइट को प्रक्षेपित करने के लिए हमारे पास में लॉन्च व्हीकल नहीं था। तो भारत में भूतुल्यकालिक कक्षा या जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है, तो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट या भूतुल्यकालिक कक्षा में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए GSLV को विकसित किया गया। और GSLV के 3 वेरिएंट, जैसे PSLV के हमने 6 पढ़े हैं, वैसे GSLV के 3 वेरिएंट है, जिसमें से हम बात कर रहे हैं GSLV मार्क फर्स्ट की। तो GSLV मार्क फर्स्ट GSLV का पहला
संस्करण है, पहला वेरिएंट है जिसको इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। और इसमें कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं, राइट। फिर से समझिए, SLV में कितने चरण थे? 4। ASLV में कितने हुए? 5। फिर PSLV में कितने हुए? 4। और इसमें केवल कितने चरण है? GSLV में 3 चरण है। तो GSLV इसरो के द्वारा विकसित चतुर्थ पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। तो चतुर्थ पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है जिसमें 3 चरण होते हैं और इसके तीनों चरण जो हैं ठोस एवं द्रव के रूप में होते हैं। तो इसका जो पहला चरण होता है वो क्या होता है? ठोस होता है। तो पहला और तीसरा तो PSLV में भी ठोस है, तो इसमें भी पहला चरण क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। दूसरा जो चरण है इसमें विकास इंजन, अगर मैंने आपको बताया हो तो UDMH और नाइट्रन टेट्रा ऑक्साइड, जो UDMH ईंधन के रूप में, नाइट्रन टेट्रा ऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइजर के रूप में, इन दोनों का जो मिश्रण है वो किस में इस्तेमाल किया जाता है? विकास इंजन में, राइट। विक्रम अंबालाल साराभाई जो इंजन है जिसको नंबी नारायण का योगदान इसको विकास करने में था, तो विकास इंजन का प्रयोग इसके दूसरी स्टेज में किया जाएगा। क्लियर? तो पहला चरण क्या होगा? ठोस होगा, HTPB। दूसरे में विकास इंजन या UDMH प्लस का N2O4 का इस्तेमाल किया जाएगा। और GSLV मार्क फर्स्ट का जो तीसरा चरण होगा उसमें क्या होगा? क्रायोजेनिक इंजन। और क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विफाइड हाइड्रोजन का प्रयोग फ्यूल के रूप में और द्रवीभूत ऑक्सीजन का प्रयोग ऑक्सीडाइजर के रूप में करते हैं। इसका कार्यकाल है 2001 से लेकर 2010 के बीच में। तो 2001 से लेकर 2010 के बीच में इसको विकसित किया गया, इसके कुछ परीक्षण भी किए गए, राइट। और इसमें जो था रशियन क्रायोजेनिक इंजन का क्या किया गया था? इस्तेमाल किया गया था। और यह भारत का चतुर्थ पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान है। इसमें चरण कितने हैं? स्टेजेस 3 हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेज ठोस HTPB, दूसरे में विकास इंजन हो जाएगा और तीसरे में क्या हो जाएगा? क्रायोजेनिक इंजन हो जाएगा, राइट। इसका विकास भी इसरो के द्वारा किया गया है। अब अगला हो जाएगा GSLV मार्क सेकेंड, राइट। तो GSLV मार्क सेकेंड, तो GSLV मार्क सेकेंड GSLV मार्क फर्स्ट का ही क्या है? संशोधित संस्करण है, राइट। तो GSLV मार्क फर्स्ट को ही विकसित करके GSLV मार्क सेकेंड का विकास किया गया है और यह भारत का चतुर्थ पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान है। GSLV मार्क फर्स्ट और मार्क सेकेंड में सबसे बड़ा अंतर यह है कि GSLV मार्क फर्स्ट में रशियन क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया गया था, तो वहीं GSLV मार्क सेकेंड में स्वदेशी या भारतीय द्वारा विकसित क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया था। इसमें भी 3 चरण हैं। पहले चरण में क्या हो जाएगा? ठोस HTPB, दूसरे में क्या हो जाएगा? विकास इंजन जिसमें UDMH प्लस का N2O4 और तीसरे चरण में क्या हो जाएगा? विकास जो है तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन जिसमें लिक्विफाइड हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में और लिक्विफाइड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर के रूप में इसमें इस्तेमाल किया गया था। इसकी पेलोड क्षमता भी आप याद रखें, यह 5000 किलोग्राम की पेलोड को या सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है। तो वहीं जो जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है जिसका प्रयोग करके हमने मंगलयान को या मोम को छोड़ा था, राइट, वैसे GTO में यह 2500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को जो है स्थापित कर सकता है, राइट। और इसका जो निकनेम है वो इसरो ने इसको नोटिवाई का जो है निकनेम दिया है। इसके द्वारा जो प्रक्षेपण किया गया था वो आप याद रखें, तो इसके जो नोटेबल पेलोड हो जाएंगे उसमें क्या हो जाएगा? GSAT-14 हो जाएगा। तो GSAT-14 का प्रक्षेपण किया गया था। GSAT-9, तो GSAT-14 इसके द्वारा प्रक्षेपित सैटेलाइट हो जाएगा और GSAT-9 का भी प्रक्षेपण इसी के द्वारा हुआ था और GSAT-9 को 5 मई 2017 को प्रक्षेपित किया गया था और भारत ने यह जो सैटेलाइट था ये विशेषकर सार्क समूह के सदस्यों के लिए यह सैटेलाइट लॉन्च किया था। फिर अगला हो जाएगा GSLV मार्क 3 हो जाएगा, राइट। तो GSLV मार्क 3 वर्तमान में सबसे अधिक प्रचलन में है और साथ ही साथ
सबसे अधिक क्षमता वाला लॉन्च व्हीकल है। तो GSLV मार्क 3 सर्वाधिक क्षमता वाला लॉन्च व्हीकल है, जिसको इसरो ने फेट वॉर का नाम दिया है, जिसको न्यूज़पेपर में द बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो GSLV मार्क 3 को ही बाहुबली या फेट वॉर के नाम से जाना जाता है। इसका विकास भी इसरो के द्वारा किया गया है। इसमें भी ठोस एवं दृढ़ जो द्रव है ये प्रणोदक इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें पेलोड लिया गया है 8000 किलोग्राम का। तो यह लो अर्थ ऑर्बिट में 8000 किलोग्राम तक के पेलोड को लॉन्च कर सकता है। तो वहीं जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में यह 4000 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। इसमें चरण कितने हैं? 3 ही चरण है। पहला चरण क्या है? ठोस HTPB। दूसरा चरण क्या है? विकास इंजन द्रव UDMH प्लस का N2O4। तीसरा चरण क्या है? क्रायोजेनिक इंजन, राइट। तो लिक्विफाइड हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में, लिक्विफाइड ऑक्सीजन का प्रयोग ऑक्सीडाइजर के रूप में। तो तीसरा चरण जो है वो क्रायोजेनिक इंजन का है। इसकी जो पहली उड़ान है वो कौन सी हो जाएगी? GSAT-9 हो जाएगी और यह प्रथम पीढ़ी का उपग्रह है। और इसके नोटेबल पेलोड कौन से हो जाएंगे? इसने एक तो चंद्रयान सेकेंड को प्रक्षेपित किया है और यह भविष्य में गगनयान को प्रक्षेपित करेगा। तो इसकी प्रमुख उड़ानों में कौन सी हो जाएंगी? सबसे पहले हो जाएगी GSLV मार्क 3। तो GSLV मार्क 3 की जो उड़ान है वो 5 जून 2017 को थी, जिससे GSAT-19 को छोड़ा गया था, जो कि सफल उड़ान थी। फिर जो GSLV हो जाएगा मार्क 3 की दूसरी उड़ान हो जाएगी 14 नवंबर 2018 को, जिससे GSAT-29 छोड़ा गया था, ये भी सफल था। फिर GSLV मार्क 3 M1 से 22 जुलाई, ये डेट याद रखें, 22 जुलाई को चंद्रयान सेकेंड जो है इससे छोड़ा गया था और भविष्य में इससे गगनयान भी छोड़ा जाएगा। तो जो GSLV है उसका विकास भूस्थैतिक या भूतलकालिक कक्षा में सैटेलाइट को स्थापित करने के लिए GSLV का विकास किया गया है। और भारत जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिनको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है, उनको लॉन्च करने के लिए भारत दूसरे देशों पर क्या था? निर्भर था। परंतु GSLV के विकास से अब हम भारत में ही निर्मित GSLV के द्वारा संचार उपग्रहों को प्रक्षेपित कर सकते हैं। इसरो ने इसके द्वारा इनसैट और GSAT जो प्रणालियां हैं इनको प्रक्षेपित जो है किया है। किसके माध्यम से? GSLV के माध्यम से। GSLV की जो पहली उड़ान थी वो 18 अप्रैल 2001 को थी। किसकी बात कर रहे हैं हम? GSLV मार्क 1 की। तो GSLV मार्क 1 की पहली उड़ान 18 अप्रैल 2001 को की गई थी। और वहीं जो स्वदेशी तकनीकी जो क्रायोजेनिक इंजन था उसके साथ में GSLV मार्क 2 की जो पहली सफल उड़ान थी वो 6 जनवरी 2014 को हुई थी। तो 6 जनवरी 2014 को GSLV मार्क 2 जिसमें भारतीय क्रायोजेनिक इंजन था उसकी सफल उड़ान थी। GSLV मार्क 1 की जो पहली उड़ान थी वो 2001 थी, इसलिए 2001 से 2010 का जो कार्यकाल है वो GSLV मार्क 1 का माना जाता है, राइट। और मार्क 3 जो है वो वर्तमान समय में इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर अगला हो जाएगा पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान या रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। देखिए जो लॉन्च व्हीकल होता है, मैंने आपको बताया था कि जो कमर्शियल फ्लाइट होती है, जब ये लॉन्च व्हीकल छोड़ा जाएगा तो पहले इसकी स्टेज फर्स्ट अलग होगी, स्टेज सेकेंड अलग होगी, क्रायोजेनिक इंजन अलग होगा और ये सभी अलग होते चले जाएंगे और अंत में यहाँ पर जो सैटेलाइट है ये कक्षा में स्थापित हो जाएगा। और ये जो जितने भी स्टेजेस हैं ये किसी महासागर में क्या होगी? गिर जाएंगी, ये कोई भी काम की नहीं रहेंगी, राइट। अर्थात ये जो पूरी की पूरी एक फ्लाइट है इसको बनाने में ही अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 करोड़ रुपया क्या होते हैं? खर्च होते हैं, राइट। सोचिए अब जब भी हम किसी सैटेलाइट को छोड़ते हैं तो 200 से 300 करोड़ का जो पूरा व्हीकल है ये डिसमेंटल होकर ओशियन में गिर जाता है। यह हमारे किसी भी काम का नहीं होता। इसीलिए वर्तमान में ऐसे लॉन्च व्हीकल पर काम किया जा रहा है जो कि सैटेलाइट को लॉन्च कर दे और वापस हमारे पास आ जाए, अर्थात हम उसमें फिर से ईंधन फिट करके उसको फिर से अगली उड़ान के लिए क्या कर दें? रेडी कर दें, राइट। इसके लिए ही जो है RLB पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का विकास किया जा रहा है। तो जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है
या पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान है, इसका विकास इसरो द्वारा किया जा रहा है। इसमें प्रणोदक भी ठोस एवं द्रव GSLV के समान होगा। इसका पेलोड होगा 3800 किलोग्राम, कहाँ पर, लो अर्थ ऑर्बिट में, और 1200 किलोग्राम होगा कहाँ पर, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो PSLV है या GSLV है, जिसकी एक फ्लाइट में लगभग कितने 250 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, उनको कम करना रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का जो है उद्देश्य है। और जिस दिन ये सफल हो जाएगा उस दिन हम एक ही लॉन्च व्हीकल से कई सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकेंगे। हालांकि भारत से पहले इसका विकास एलॉन मस्क की जो कंपनी है उसने कर लिया है, राइट। तो भारत को अभी भी इस पर जो है काम करना है। क्लियर? अब हम समझते हैं यहां पर, तो ये हमने पूरा का पूरा जो प्रक्षेपण यान की जितनी भी चरण थी, स्टेजेस थी, उनको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम जो है नेविगेशन सिस्टम या नौ परिवहन प्रणाली को बहुत ही विस्तार से समझते हैं। देखिए, नेविगेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करना है तो आपको रास्ता या दिशा बताने के लिए कोई ना कोई क्या होना चाहिए, आपके पास में उपकरण होना चाहिए, राइट। जैसे अगर हम देखें तो प्राचीन समय में जो समुद्र में यात्राएं की जाती थी वो कंपास के माध्यम से की जाती थी, परंतु वर्तमान समय में यदि हमको एक जगह से दूसरी जगह तक अगर ट्रेवल करना हो तो हम GPS का प्रयोग करते हैं, राइट। तो कुल मिलाकर जो इसका वास्तविक अगर आप नाम देखो तो इसका नाम होना चाहिए पोजीशनिंग सिस्टम। मतलब यह किसी भी उपकरण की, किसी भी यान की, या हम ये कहें कि यदि आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो इस नेविगेशन सिस्टम से आपकी रियल टाइम लोकेशन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, राइट। तो नेविगेशन सिस्टम या नौवहन प्रणाली, तो नेविगेशन सिस्टम या दिशा निर्देश प्रणाली या नौवहन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिससे हम रियल टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और साथ ही साथ रियल टाइम जो लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसके प्रयोग से जो है हम नेविगेट भी कर सकते हैं। तो जो नेविगेशन सिस्टम है यह उपग्रह आधारित होता है। तो जो नेविगेशन प्रणाली है या फिर जो नौवहन प्रणाली है यह उपग्रह पर आधारित होती है। दरअसल जैसे ही हम जो संचार उपग्रह होते हैं उनको कहां पर, पृथ्वी से बहुत दूर जो जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, इसमें सैटेलाइट को क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। और इसमें जो स्थापित सैटेलाइट होते हैं वो पृथ्वी पर किसी भी वस्तु की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में और नेविगेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो नेविगेशन सिस्टम है वो उपग्रह आधारित होता है, और इस नेविगेशन सिस्टम के माध्यम से जो भी उपभोग करता है या जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी रियल टाइम पोजीशनिंग या वास्तविक जो स्थिति है उसकी लोकेशन, रियल टाइम पोजीशनिंग जो है वो ज्ञात की जा सकती है। साथ ही साथ ये जो नेविगेशन सिस्टम है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक क्या हो जाएगा, वैश्विक नौवहन प्रणाली, अर्थात वैसी नौवहन प्रणाली जिससे पूरे के पूरे विश्व में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की रियल टाइम लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उसके प्रयोग से हम नेविगेट भी कर सकते हैं। तो वैश्विक नौवहन प्रणाली में ये 4 प्रणालियां हैं, इनको आप बहुत अच्छे से याद रखें। तो वैश्विक नौवहन प्रणालियों में ये 4 प्रणालियां हो जाएंगी, जिसमें सबसे परिचित कौन सी हो जाएगी, GPS, जो कि आपके मोबाइल में है, जिसका आप बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो GPS जो वैश्विक नौवहन प्रणाली है यह अमेरिका की है, तो GPS अमेरिका का है। इसी तरीके से ग्लोनास कहाँ का है, रूस का है। वाइडू चीन का हो जाएगा, और गैलीलियो किसका हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन का हो जाएगा। तो ये तो 4 कभी ना कभी एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो वैश्विक नौवहन प्रणाली में GPS अमेरिका का है, ग्लोनास रूस का, बाइडू रूस का हो जाएगा, सॉरी ये चीन का, बाइडू चीन का हो जाएगा, राइट। अमेरिका, ग्लोनास रूस, बाइडू चीन का हो जाएगा, और ये गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का हो जाएगा। ये रूस 3 बार लिखा गया है, राइट। चलिए, तो ये थोड़ा करेक्शन है यहाँ पर। GPS अमेरिका का, ग्लोनास रूस का, बाइडू चीन का, और गैलीलियो कहाँ का हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन का हो जाएगा। अब क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली, क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली
वे प्रणाली होती हैं जो संपूर्ण विश्व को कवर नहीं करती हैं, बल्कि यह किसी एक भूभाग पर ही जो पोजिशनिंग फैसिलिटीज़ हैं या नेविगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती हैं, राइट। तो जो वैश्विक नौवहन प्रणाली है, इसके माध्यम से पूरे विश्व में नेविगेशन फैसिलिटी और रियल टाइम पोजिशनिंग फैसिलिटी को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं जो क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है, इससे हम किसी क्षेत्र विशेष में ही रियल टाइम पोजिशनिंग फैसिलिटी और नेविगेशन फैसिलिटी को ही प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। तो यह किसी एक निश्चित भूभाग को कवर करता है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, गगन, ये भारत का हो जाएगा। फिर IRNS, या जिसको नाविक भी कहा जाता है, ये भी भारत का है, और इसके द्वारा हम भारत के आसपास के जो क्षेत्रफल, भारत के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है, उसमें हम ये फैसिलिटी एक्वायर कर सकते हैं। इसको 2020 तक जो है चालू हो जाना था, अर्थात भारत में GPS को रिप्लेस किया जाना था नाविक के द्वारा, परंतु यह अभी भी संभव नहीं हो पाया। फिर QZSS, ये किसकी हो जाएगी पोजिशनिंग सिस्टम, ये हो जाएगी जापान की। और ये न केवल हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है, बल्कि यह एक तरीके से युद्ध में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट। युद्ध के समय पे अमेरिका ने जो GPS का एक्सेस था वो भारत को देने से मना कर दिया था। तब से ही भारत ने जो नौवहन प्रणाली है उसको विकास करने के पीछे जो है, या विकास करने के जो है करना प्रारंभ कर दिया था। हालांकि जो है इसके सारे के सारे सैटेलाइट जो है लॉन्च हो चुके हैं, परंतु अभी भी यह जो है पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया है। तो इस लेक्चर में हमने वैश्विक नौवहन प्रणाली, क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली के साथ साथ जो लॉन्च व्हीकल्स हैं उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। अगले लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।